जय हिंद। वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 12 जुलाई 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। अगर आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीबीसीएस, यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो करंट अफेयर्स है वो हम लोग प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सभी पर्सपेक्टिव से कवर करते हैं। और यूपीबीसीएस में सेलेक्ट होना चाहते हो तो ज्ञान सर के पेड कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लो। इन दिए गए नंबर्स पर जो है वो कॉन्टैक्ट करके यहाँ पर प्रॉपर जीरो से लेकर एडवांस तक की पूरी तैयारी करवाई जाती है प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू की, यूपीपीसीएस की। आगे की जो है वो चर्चा करें तो ये हमारे टेलीग्राम के ग्रुप्स हैं जिनको आप जरूर ज्वाइन करिएगा। यहाँ पर आपको हम स्टडी मटेरियल और वेरियस इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। तो आज के जो टॉपिक्स हैं वो ये पूरे टॉपिक्स जिनको एक एक करके हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं, तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, इसमें बात की जा रही है इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में। भारत के फार्मास्यूटिकल उद्योग के बारे में जो है वो यहां पर चर्चा हो रही है। तो अभी इस टॉपिक को सिर्फ आपको सुनना है, जो चीज मैं बताऊंगा उसी से रिलेटेड बस आपको अपने नोट्स जो है वो बनाने हैं। तो सबसे पहली चीज के बारे में बात करें तो अभी रिसेंटली क्या होता है, एक जांच होती है, इंस्पेक्शन होता है, निरीक्षण आप कह सकते हो कि होता है। और ये इंडियन ड्रग रेगुलेटर के द्वारा निरीक्षण हुआ, जिसके थ्रू ये बताया गया कि लगभग 36% फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है, यानी कि 36% ऐसी फैक्ट्री जो है जो दवाइयां बना रही हैं, ये प्रॉपर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रही हैं, जिसके कारण से ये फैक्ट्रीज को जो है वो बंद किया गया है। सिंपल शब्दों में 36%, या फिर ये मान के चलो कि 10 में से 3 या 4 आप कह सकते हो कि ऐसी फैक्ट्रीज नजर आ रही हैं। हर 10 में से 3 या 4 ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो दवाइयां बनाती हैं, वो प्रॉपर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रही हैं, प्रॉपर प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रही हैं। ये चीज पता लगी और इसलिए इन फैक्ट्रीज को बंद कर दिया गया। अब इंटरनेशनल एजेंसी ने जो है वो रेड फ्लैग भी रेस किए थे, राइट? डेटा इंटीग्रिटी, कंटामिनेशन, ड्रग सेफ्टी से रिलेटेड है। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता दूं, अभी कुछ समय पहले इसी से रिलेटेड जो है वो एक केस भी चला था, जिसमें इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा आरोप जो है वो लगाए गए थे कि अफ्रीका के अंदर इंडिया से आने वाली जो मेडिसिन है, जेनरिक मेडिसिन जो इंडिया से अफ्रीका पहुंचाई जाती है, तो उन मेडिसिन के कारण अफ्रीका में काफी सारे बच्चों की मौत हुई है, काफी सारे लोग बीमार पड़े हैं, राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो आपको कुछ चीजों के बारे में बता दें तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस रेगुलेशन जो है वो क्या है कि दवाइयों को बनाते समय आपको प्रॉपर क्वालिटी पर जो है वो ध्यान देना है, क्योंकि ये दवाई है भाई। इसमें अगर थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेशन होगा, थोड़ी भी चीजें ऊपर नीचे होंगी तो सामने वाले की मृत्यु हो सकती है। यस, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो है वो दवाई को बनाते समय जो है वो ध्यान में रखी जाए। नेक्स्ट, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सीडीएससीओ, ये चाहो तो लिख सकते हो, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन लिख लो। हमारी कंट्री के अंदर ये जो संगठन है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, यही स्टैंडर्ड सेट करता है, यही बताता है कि किस प्रकार के मानक होंगे दवाई के अंदर। तो ये निर्धारित करता है दवाई की सेफ्टी के लिए, एफिकेसी के लिए, क्वालिटी के लिए। ना ही सिर्फ दवाइयां, कॉस्मेटिक, ड्रग्स, डायग्नोस्टिक और डिवाइसेस वगैरह जो होती हैं, राइट, उन सभी के लिए जो है ये स्टैंडर्ड सेट करता है। ठीक है, जो भी नई दवाइयां जो है वो मार्केट में आती हैं तो उनके लिए उनको ऑथोराइज करता है ये सीडीएससीओ। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दवाइयों के और वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स जो होते हैं, जो चलाए जाते हैं, तो उसको जो है वो ऑथोराइज करता है ये सीडीएससीओ। बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट आप लिख दो डीसीजीआई, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के औषधि महानियंत्रक। तो ये लाइसेंस जो है वो देते हैं, राइट? अलग अलग जो ड्रग की कैटेगरीज होती है ना, जिसके अंदर ब्लड के प्रोडक्ट्स, वैक्सीन, तो ये सब चीजें जो होती हैं उसके लाइसेंस प्रोवाइड कराने का काम जो होता है वो इनका हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। इवन डीसीजीआई जो है वो स्टैंडर्ड जो है वो सेट करती है मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन की ड्रग के लिए। तो हमने क्या देखा, ये दो बॉडी इंपॉर्टेंट हम लोग को इंडिया के अंदर देखने को मिलती है जो दवाइयों को रेगुलेट करती है हमारी कंट्री के अंदर। एक है सीडीएससी और दूसरी डीसीजीआई, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। अब आज की डेट में क्या क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो देखो यार, पर्याप्त मात्रा में डेटा नहीं है, राइट? तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लिंक किया है इंडियन दवाइयों को कि इंडियन दवाइयों के कारण जो है वो किडनी इंजरी हो जा रही है और बच्चों की डेथ हुई है गांबिया के अंदर, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तक इंडिया के ऊपर आरोप लगाया है इस चीज को लेकर। फिर इसके अलावा हम जो है वो ओवर डिपेंडेंट है किसके ऊपर? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। ये लिख लो भैया, ये मत लिखना
हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी ये लिखेंगे एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। क्या होता है ये पता है? हम लोग इसको चाइना से बुलवाते हैं। दवाइयों को बनाने के लिए जो मेन रॉ मटेरियल होता है, दवाइयों को तैयार करने के लिए जो मेन कच्चा माल होता है, आप ये कह सकते हो, वो ये एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जो इंडिया में बनना शुरू हुआ है भारत की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के थ्रू। यस, तो हालांकि वो मत लिखो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में, समझने के लिए सिर्फ इतना लिख दो, दवाई को बनाने का रॉ मटेरियल, इसके बिना दवाई बनी नहीं सकती, और इसको हम लोग चाइना से इंपोर्ट कराते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, बौद्धिक संपदा अधिकार, इसका काफी ज्यादा उल्लंघन हो रहा है। काफी सारी मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हो रही हैं, उनके डिस्प्यूट चल रहे हैं आईपीआर उल्लंघन को जो है वो लेकर, राइट। ठीक है, ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। अब सरकार के क्या क्या इनिशिएटिव्स हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। तो अब देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्या थी, डेटा से रिलेटेड। तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट को अमेंड किया गया और ये कहा गया कि और भी ज्यादा कड़ी निगरानी रखी जाए और बेहतर तरीके से जो है वो रेगुलेट किया जाए इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को, दवाई की बनाने की फैक्ट्रीज को। ठीक है, फिर इसके अलावा प्रॉपर डेटा वगैरह जो है वो तैयार किया जाए, सेंट्रलाइज डेटा जो है वो बेस जो है वो तैयार किया जाए। फिर इसके अलावा कंटिन्यूअसली क्वालिटी मैनेजमेंट पर काम करना है, इस पर सरकार जो है फोकस करती रहती है। ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने पर जो है फोकस करती है। यस, डिजिटल ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम, इसके तहत बताया जा रहा है कि सुगम पोर्टल को एनहेंस किया गया कि सभी जितनी भी सीडीएस सीओ की जितनी भी एक्टिविटीज है वो सब इसमें जो है वो शामिल कर दिया है, जिससे कि बेहतर तरीके से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को जो है वो मैनेज किया जा सके। तो अब इसको ओवरऑल कंक्लूड करूं मैं इस पूरे पर्टिकुलर टॉपिक को, तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि इंडिया के अंदर दवाई बनाने की फैक्ट्रीज है वो प्रॉपर तरीके से स्टैंडर्ड्स पर ध्यान नहीं दे रही हैं, और इस प्रकार से ध्यान नहीं देने का मेन मतलब ये होगा कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारी दवाइयों को कोई भी परचेज नहीं करेगा, और हमारा दवाइयों का मार्केट जो इतना बड़ा है, जो जेनरिक मार्केट है, जेनरिक मेडिसिन का मार्केट, वो जो है वो घट जाएगा, उसमें कमी आ जाएगी। फिर इसके अलावा हमने सीडीएससी और डीसीजीआई के बारे में कवर किया, जो मैंने आपको लिखने के लिए बोला था, और ये जो चीज थी पूरी ओवरऑल समझने की थी। आप चाहो तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये वाला पॉइंट जरूर लिख सकते हो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका कहना यह है कि इंडियन जेनरिक मेडिसिन जरूर लिखना है। इंडिया की जेनरिक मेडिसिन के कारण गाम्बिया और भी काफी सारी अफ्रीकन कंट्रीज है जहां पर बच्चों की डेथ हुई है और किडनी इंजरी बहुत सारे लोगों को हुई है। ठीक है, नेक्स्ट, अभी भी सुनो सिर्फ टॉपिक को, जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं, जो चीज लिखने वाली होगी वो मैं आपको बताऊंगा। रिसेंटली अभी बाढ़ आई है आसाम के अंदर, बहुत बुरी स्थिति हम लोग को जो है वो देखने को मिली है, राइट। और फ्लड्स, जो ये बाढ़ हम लोग को देखने को मिल रही है, नेचुरल डिजास्टर ही होते हैं, राइट। प्राकृतिक आपदा ही हम लोग को देखने को मिलती है, जिसमें काफी सारे लाखों संख्या में लोगों की जो है वो जान चली जाती है, अफेक्ट होते हैं लोग, राइट। तो ऐसी चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं। अब असम के बारे में हम लोग जो है वो बात करें, असम जल प्रलय एक गंभीर वास्तविकता, असम डेल्यूक अ ग्रिम रियलिटी। सो अब देखो, 50 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है, 3,60,000 से भी ज्यादा लोग जो है वो डिस्प्लेस हुए हैं, यानी कि उनको विस्थापित किया गया है, उनको एक जगह से दूसरी जगह जो है वो पहुंचाया गया है। 130 जंगली जानवर, जिसमें वन हॉर्न राइनोसोरस भी शामिल है, राइट। और काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि आसाम के अंदर है, ये चाहो तो लिख लो, जिसको याद नहीं है, जिसको याद है लिखने की जरूरत नहीं है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है, आसाम के अंदर। तो ये इतनी बुरी स्थिति हुई है, जानवर, राइट, पूरा पर्यावरण जो है वो नुकसान में आ जाता है, कोई भी प्रकार की आपदा होती है तो उसके कारणवश। अब किस कारण से ये बाढ़ हम लोग को देखने को नहीं, तो क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा कारण आपको ऑलरेडी देखने को मिल ही रहा है। जो तिब्बत पठार है, तिब्बत प्लेटू है, वो वहां पर ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, स्नो कैप्स जो है वो मेल्ट हो रहे हैं, और इस मेल्टिंग के कारण जो है वो पानी का फ्लो, रिवर का फ्लो जो है वो बढ़ गया, और इसी के कारण ये बाढ़ की स्थिति हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। फिर इसके अलावा आगे की जो है वो चर्चा करें, ह्यूमन इंटरवेंशन, एकदम से एक क्षेत्र में पॉपुलेशन ज्यादा आ जाएगी, अब उस क्षेत्र में लगातार बाढ़ की स्थिति है ही, आपको पता ही है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, वहां पर ज्यादा आबादी के आने से जो है वो मैनेजमेंट जो है प्रॉपर हो नहीं पाता है, राइट। तो ये एक चीज हम लोग को देखने को मिलती है। लोग कंस्ट्रक्शन जो है वो कर देते हैं, बट प्रॉपर प्लान तरीके से नहीं करते हैं। उत्तराखंड का मामला आपको ऑलरेडी पता ही है, 2013 का, उसमें सबसे बड़ा इशू यही था कि अनप्लैंड जो सिटी जो है वो तैयार की गई थी, बनाई गई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिना प्लानिंग के तैयार किए गए।
अब क्या क्या चैलेंजेस इसके अंदर होते हैं, तो पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, पॉपुलेशन की डेंसिटी को ध्यान में नहीं रखा जाता, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हम लोग को देखने को मिलती हैं। अब दो प्रकार की इंडिया के अंदर तीन प्रकार की फ्लड्स हम लोग को देखने को मिलती है। एक है फ्लैश फ्लड यानी कि एकदम से तेजी से। अब एक फ्लैश फ्लड का मतलब समझाता हूं मैं आपको सिंपल शब्दों में, कि जैसे नदी है, नदी को फ्लो फ्लो को जो है वो रोका गया, किसी भी कंस्ट्रक्शन के माध्यम से नदी के फ्लो को रोका गया। अब पानी जो है वो इकट्ठा होता रहेगा, जैसे मान के चलो एक बड़ी सी दीवार बना दी, दीवार के पीछे पानी लगातार इकट्ठा होता जा रहा है। अब पानी का प्रेशर एक टाइम पर आकर इतना ज्यादा तेज होगा कि वो अचानक से जो है वो किसको तोड़ देगा, दीवार को तोड़ेगा। और जब अचानक से दीवार टूटेगी तो जिस स्पीड में वो पानी आएगा, जो बाढ़ आएगी जिस स्पीड में, उसको बोलते हैं अपन फ्लैश फ्लड। क्या बोलते हैं? फ्लैश फ्लड, आकस्मिक बाढ़। तो ये चाहो तो लिख लो कि ये बाढ़ के प्रकार। वैसे अगर आप जनरल स्टडीज के हमारे बैच में हो तो आपको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज्योग्राफी की क्लास में ये पूरी चीज आपकी कवर जो है वो हो जाएगी, अभी सिर्फ सुन लो। और जो स्टूडेंट्स कहीं और से भी तैयारी कर रहे हो तो भी आपको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर ये टॉपिक्स हैं। अगर जहां पे भी आप पढ़ रहे हो आपको भरोसा है कि वो मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, तो आप जरूर जो है वो आपको लिखने की नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि डबल डबल आपको नोट्स नहीं बनाने। बट अगर आप चाहो तो बहुत ही अफोर्डेबल फीस में जो है हमारे कोर्सेज को जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक की प्रॉपर हम तैयारी आपकी करवाते हैं। फिर इसके अलावा रिवर फ्लड एक हम लोग को देखने को मिलती है, वही नदी हम लोग को देखने को मिलती, कई बार लगातार बारिश होती रहती है, स्नो जो है वो मेल्ट होती रहती है, तो उसके कारण से रिवर की कैपेसिटी जो है बढ़ जाती है, जैसे कि अभी आसाम की बाढ़ का केस हमने देखा। फिर एक कोस्टल फ्लड हम लोग को देखने को मिलता है, कई बार जो है वो कोस्टल एरियाज पर, तट वाले क्षेत्र पर ये तूफान आ जाता है, चक्रवात आ जाता है, तो उसके कारण से हम लोग को देखने को मिलता है कि ये फ्लड जो है वो कोस्टल एरियाज पर जो है वो हो जाती है। तो ये तीन प्रकार की फ्लड जो है वो हम लोग को इंडिया में देखने को मिलती है। फैक्ट ध्यान में रखिएगा। अब इंडिया के फ्लड के सिनेरियो की बात करें तो 329 मिलियन हेक्टेयर के एरिया में 40 मिलियन से ज्यादा हेक्टेयर का एरिया जो है वो फ्लड वाला एरिया हम लोग को देखने को मिल रहा है, यानी कि जहां पर बहुत ज्यादा बाढ़ आने की संभावना रहती है। फिर हर साल जो है वो फ्लड के कारण बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो हुआ है, राइट, और होता ही है, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता ही है। अब किस प्रकार के हम लोग जो है वो मेजर्स लेते हैं फ्लड को रोकने के लिए या मैनेज करने के लिए, तो नेशनल फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम एक हमने शुरू किया। ये प्रोग्राम के नाम आप याद रख सकते हो, ये लिख लो, इसके नोट्स बना लो कि बाढ़ प्रबंधन के लिए हमने क्या क्या चीज की है। राष्ट्रीय बाढ़ बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया, अर्ली वार्निंग सिस्टम, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को इंस्टॉल किया, कि जिससे पहले से पता लग सके कि बाढ़ के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, रचनात्मक निवेश जो है वो हमने किया, राइट। फिर कोलैबोरेशन किया हमने, स्टेट गवर्नमेंट ने, और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी किया फ्लड के मैनेजमेंट के लिए। यस, आगे की चर्चा करें। सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, हमने ये चीज देखी कि भाई फ्लड प्लेन्स पर, यानी कि जो ऐसा क्षेत्र है जहां पर बाढ़ आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, तो वहां पर ज्यादा कंस्ट्रक्शन ना करो, या ऐसा कंस्ट्रक्शन करो कि जो फ्लड रेजिलियंट हो, कि बाढ़ के आने से जो है उसको ज्यादा नुकसान जो है वो ना पहुंचे, और जान और माल की हानि जो है वो ना हो, राइट। फिर बायलेटरल डेटा एक्सचेंज, हमने जो है वो डेटा एक्सचेंज करना जो है वो शुरू किया। जैसे ब्रह्मपुत्रा जो है वो चाइना की तरफ जाकर वापस इंडिया में आती है, आपको ऑलरेडी पता है। तो जब वो चाइना की तरफ से वापस साइड आती है तो डेटा जो है वो चाइना हमें प्रोवाइड कराए कि उसका फ्लो जो है वो कितना है, तो इस पर। फिर टास्क फोर्स रिकमेंडेशन, हाई इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंड सेंट्रल कंट्रोल, तो इन्होंने बोला, एक टास्क फोर्स बनाई गई थी, उसने रिकमेंड किया कि भाई आप जो है वो और भी इन्वेस्टमेंट करो फ्लड के कंट्रोल के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है वो ज्यादा रखो। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। नेक्स्ट, फिर हम लोग को जो है वो नए अर्ली वार्निंग सिस्टम पर काम करने की आवश्यकता है। ये लिखने की जरूरत नहीं आपको। इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंट स्ट्रक्चर जो है वो बनाना है, जो मैंने भी आपको बताया कि ऐसे स्ट्रक्चर तैयार करो कि जो फ्लड जो है वो झेल सके, ठीक है। बस यही चीजें इसके अंदर, और कुछ नहीं, ये तो रिपीट हो गया मेरे ख्याल से पूरी चीजें। दैट्स इट। अब यूनेस्को के नए बायोस्फीयर रिजर्व हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनेस्को ने रिसेंटली अप्रूवल दिया है 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व्स का, 11 कंट्रीज के अंदर। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं ना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एनवायरमेंट के अंदर आता है, जीएस पेपर 3 में। तो मैंने आपको अगेन फिर से रिपीट करता हूँ, जिन भी स्टूडेंट्स ने जनरल स्टडीज की क्लासेस ली हैं, आपको इसके नोट्स नहीं बनाने हैं। क्या चीज बनानी है वो मैं आपको बताऊं, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एनवायरमेंट में हम लोग जो है वो कवर अप करता है। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में, जैव विविधता संरक्षण में, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, यानी कि सतत विकास में। तो आपको ऑलरेडी पता है कि भाई इस क्षेत्र अब बायोडायवर्सिटी
को कंजर्व करना है। बायोस्फीयर रिजर्व मान के चलो कि एक बहुत बड़ा सा एरिया, जिस एरिया में बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी है, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में जैव विविधता हम लोग को देखने को मिल रही है, और उसको संरक्षित करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बस इतनी सी चीज। और क्लाइमेट चेंज के कारण जो है वो बड़ी स्थिति खराब हो रही है, तो इनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, ये इसकी डेफिनेशन यहां पर दी हुई है कि इसको यूनेस्को डेजिग्नेट करता है। कौन करता है? यूनेस्को। यूनेस्को बताता है कि कौन सा एरिया जो है बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी में आएगा, बट एक्चुअली में यूनेस्को बताता नहीं है। ये जो होम कंट्री जो होती है, जैसे इंडिया, इंडिया यूनेस्को को प्रपोजल भेजेगा, देखो हमारे यहाँ पर ये जैसे वेस्टर्न घाट वाला क्षेत्र, ये एरिया जो है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा जैव विविधता है, तो इस क्षेत्र को जो है बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो मानो। यस। फिर वो इंस्पेक्ट करेगा और उसके अकॉर्डिंग, उसके इंस्पेक्शन के अकॉर्डिंग चेक करके कि हाँ भाई इस क्षेत्र को प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, तो उसको बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी में घोषित करेगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को बैलेंस करते हुए चलना, एनवायरमेंट को बचाते हुए, कि भाई एनवायरमेंट भी प्रोटेक्टेड रहे, राइट, आप कमाई भी करते रहो, और साथ ही साथ किसी भी प्रकार से मतलब डेवलपमेंट भी जो है वो रुके ना। तो ये तीनों चीज पर प्रोटेक्शन करने का काम या बैलेंस करने का काम जो है वो यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के थ्रू हम लोग को देखने को मिलता है। अब इसके अंदर कोर एरियाज को प्रोटेक्ट किया जाता है। कोर एरियाज मतलब एक ऐसा एरिया है कि जहां पर बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से कंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं होगा। फिर लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व जो है वो किया जाता है कि लोकल कम्युनिटीज जो है वो आए, शामिल हो, बताएं कि किस प्रकार से अपने नॉलेज के थ्रू कि कैसे अपन ये बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो है वो प्रमोट करना है, राइट। नेक्स्ट, बायोस्फीयर रिजर्व के फंक्शंस क्या होते हैं, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, संरक्षण का और अनुसंधान यानी कि रिसर्च का। यहाँ पर साइंटिफिक स्टडी जो है वो बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डायनेमिक को जो है वो सपोर्ट करती है। मतलब साइंटिफिक स्टडी के थ्रू हमें पता लगता है कि किस प्रकार से जैव विविधता को संरक्षित करना है। यस, बस ये चीज हमें देखने को होती है। फिर डेवलपमेंट और सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट मैंने आपको ऑलरेडी बताया। कोई एरिया जो है बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया होगा, तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक बेनिफिट उसके क्या होंगे, उसके आसपास के एरिया में, जैसे कि तीन चीजें हम लोग को जो है वो देखने को होती है। एक कोर एरिया होता है, इसके बाद जो है वो हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि बफर जोन जो है वो होता है। फिर उसके बाद जो है वो हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि वो वाला एरिया जहां ट्रांजिशन जोन जिसको हम लोग बोलते हैं। ये तीन चीजें हैं, तीन चीजें अगर नोट्स में बनाना चाहो तो बना सकते हो। एक बीच वाला एरिया कोर एरिया होता है, नेक्स्ट वाला एरिया हम लोग को देखने को मिलता है कि बफर जोन होता है ये वाला, और ये वाला एरिया जो होता है वो ट्रांजिशन जोन होता है। इस वाले क्षेत्र में, बीच वाले क्षेत्र में कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं होती है। मतलब इस क्षेत्र में देखोगे आप, बीच में कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं होगी। बट यहाँ पर नेक्स्ट वाले एरिया पे आपको रिजॉर्ट्स देखने को मिल जाएंगे, जहां पर जो नेशनल पार्क्स वगैरह में हम लोग को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देखने को मिलते हैं ना, तो ये यहाँ पर आकर रहते हैं टूरिस्ट, और टूरिस्ट आएंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो एनहेंस होगी। प्लस ये जो फॉरेस्ट जंगल जो होता है वो अपने वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज के लिए जो है वो जाना जाता है, काफी सारे प्राकृतिक संसाधनों के लिए जाना जाता है, जहाँ पे अलग अलग प्रकार की लकड़ियां, जड़ी बूटियां, तो इन सब के माध्यम से भी तो हमें देखने को मिलता है ना कि वो होती है, इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। यस, बट सरकार यहाँ पर पूरा कंट्रोल रखती है और डिसाइड करती है कि कितनी क्वांटिटी में निकालना है, जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, मतलब कि सतत विकास हो, कि आज की रेट में भी हम यूज कर लें और फ्यूचर जनरेशन को उससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये चीज समझ में आई। फिर इसके अलावा ये केस स्टडी कुछ हम लोग को देखने को मिल रही है बायोस्फीयर रिजर्व की, जैसे कि कैंपेन ब्रोइक ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि हम लोग को नीदरलैंड्स के अंदर देखने को मिलता है। याद रखना ये चीज, बस ये लिख लो, ये लिखो और नीदरलैंड्स लिख लो उसके आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बस वही बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए वेरियस कदम जो है उठाए, बट आप बस ये बायोस्फीयर रिजर्व का नाम ध्यान में रखो और इसकी लोकेशन। नेक्स्ट आपको जो है वो ध्यान में रखना है डेरिन नॉर्टे को कोकोआनो बायोस्फीयर रिजर्व, ये कोलंबिया के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। नेक्स्ट, माद्रे डे लास आगोस बायोस्फीयर रिजर्व, ये डोमिनिकन रिपब्लिक में हम लोग को देखने को मिलता है। नेक्स्ट, न्यूमी बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये गांबिया के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। फिर कोली यूगैनी बायोस्फीयर रिजर्व, ये इटली में देखने को मिलता है। जूलियन अल्प्स ट्रांसबाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी अगेन इटली में देखने को मिलता है, स्लोवेनिया। नेक्स्ट, खार यूएस लेक बायोस्फीयर रिजर्व, ये मंगोलिया के अंदर है। नेक्स्ट, अपायाओस बायोस्फीयर रिजर्व, ये फिलीपींस में है। नेक्स्ट,
चेंगियोंग बायोस्फीयर रिजर्व, ये कोरिया के अंदर हम लोग को वो देखने को मिलता है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, साउथ कोरिया। नेक्स्ट, वाल्द अरन बायोस्फीयर रिजर्व, ये स्पेन में है। इराती बायोस्फीयर रिजर्व, अगेन ये स्पेन में है। तो आपसे यही क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा कि ये बायोस्फीयर रिजर्व के नाम और ये इसकी लोकेशन। तो ये आई होप कि आपने जो मैंने आपको ये बताया उससे रिलेटेड नोट्स जो है वो तैयार कर लिए होंगे। बस इतना ही था इस टॉपिक के अंदर, और कुछ ज्यादा नहीं था। ठीक है, एफिलियन, अर्थ की एफिलियन के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। धरती जो है वो सूर्य के चक्कर लगाती है, आपको ऑलरेडी पता है, और वो परफेक्ट सर्कल नहीं होता, वो एलिप्स में हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, राइट। तो ये चीज आप जो है वो जानते ही ऑलरेडी, राइट। दीर्घवृत्त है ये सर्कल, ये परफेक्ट सर्कल हम लोग को जो है वो नहीं देखने को मिल रहा है। यस, तो ये बात आप जानते ही हो। आगे की चर्चा करें। एफिलियन, एफिलियन जो है वो क्या होता है गाइस? एक देखो, एक होता है पेरिलियन और दूसरा होता है एफिलियन। आई थिंक आपने ज्योग्राफी थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, एनसीईआरटी बेसिक, तो इसके बारे में आपको पता लग ही गया होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं, जनरल स्टडीज की क्लासेस में आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और इसके नोट्स मत बनाना। अपसॉर इसको जो है वो बोलते हैं, एक एफिलियन होता है, एक पेरिलियन होता है। तो फार्थेस्ट पॉइंट फ्रॉम द सन, मतलब कि जब धरती, अब जैसे कि, अरे ये दिल बन गया सॉरी सॉरी, ये ऑटोमेटिकली कर रहा है। चलो, ये दिल मेरी तरफ से आप लोगों के लिए कि थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। अरे ढंग से बन जा भाई सर्कल। हाँ, अब देखो, जैसे ये मान के चलो, ये क्या है, ये हमने मान लिया कि ये धरती है और ये इसका ऑर्बिट है, और ये बीच में बैठा हुआ है अपना सूरज। ये सूर्य के चक्कर लगा रही है, सूरज को बड़ा कर दो, आधा तिरछा हो गया सूरज, कोई बात नहीं, आप समझ चुके हो, ठीक है। अब जैसे ये मान के चलो, ये सूरज है और ये धरती है, इसका देखो डिस्टेंस सबसे दूर है इसी इसी पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे डिस्टेंस सबसे पास हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। स्क्रीन पे देखो, इस पॉइंट पे डिस्टेंस सबसे पास है तो ये है पेरिलियन, इस पॉइंट पे डिस्टेंस सबसे दूर है तो ये है एफिलियन। तो एफिलियन का मतलब ये होता है कि जब धरती जो है वो सूरज से सबसे दूर होती है, और ये जुलाई के महीने पे हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि सोलर रेडिएशन और क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, ऑब्वियसली दूर होने के कारण। एफिलियन का मतलब क्या, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये जुलाई 3 से 6 के बीच में हर साल हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। फिर डिस्टेंस वेरिएशन, एफिलियन में धरती जो है अप्रोक्सीमेटली 152.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर होती है सूरज से। अब ये लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब आपके जीएस में आ ही जाएगा। कन्वर्सली पेरिलियन जो है वो क्लोजेस्ट पॉइंट, जो मैंने आपको बोला था, जैसे एफिलियन है फारदेस्ट, वैसे ही पेरिलियन, पेरिलियन जो है वो क्लोजेस्ट पॉइंट हम लोग को सूरज का जो है वो देखने को मिलता है, राइट। उपसौर, एक है अपसौर और दूसरा है उपसौर। अपसौर जो है वो दूर दूर सबसे दूर दराज का पॉइंट सूरज और धरती का, और उपसौर जो है वो नजदीकी पॉइंट। बस ये दो फैक्ट्स जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं बस। और ये 3 जनवरी के आसपास हम लोग को पेरिलियन देखने को मिलता है, जिसमें डिस्टेंस 147.5 मिलियन किलोमीटर का होता है सूरज और धरती के बीच में। अब एफिलियन जो है उसमें हम लोग को देखने को मिलता है, अब दूर रहेगा तो भाई सोलर रेडिएशन कम होंगे, कम सोलर रेडिएशन धरती पर आएंगे, राइट। और पेरिलियन में ज्यादा रहेगा तो ज्यादा आएंगे। बस यही चीज हम लोग को देखने को मिलती है और कुछ नहीं है। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये धरती के जो ऑर्बिट है उसका भी शेप हम लोग को एलिप्टिकल जो है वो देखने को मिलता है, राइट, ये वाला। तो इसलिए भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। कई बार ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के इन्फ्लुएंस के कारण जो है ये होता है, जो प्लैनेट्स के बीच में होता है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। बस और ये सब ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है आपको। हाँ, ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखो, एक होता है अपोजी और एक होता है पेरिगी। ये रहता है जैसे कि धरती और सूरज के बीच में एफिलियन और पेरिलियन होता है ना, वैसे ही धरती और चांद के बीच में जो है वो अपोगी और पेरिगी हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। अपभू और उपभू। अपभू मतलब सबसे दूर, अपोगी मतलब फार्देस्ट, और पेरिगी मतलब क्लोजेस्ट पॉइंट। बस ये दो फैक्ट्स जो है वो ध्यान में रख रहा हूं। टर्म्स वगैरह ये अक्सर एग्जाम में जो है वो पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने जारी किया है एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज 2022-2023 के लिए। अब देखो, आपको ऑलरेडी पता है इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में, अनौपचारिक क्षेत्र के बारे में। क्या होता है ये अनौपचारिक क्षेत्र या इनफॉर्मल सेक्टर? तो देखो, इसमें मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो इनफॉर्मल सेक्टर मतलब कि जैसे किसी ने कोई एक दुकान खोली, ठीक है, ये ऐसे समझो, किसी ने कोई एक नॉर्मल सी दुकान खोली, बट उस दुकान का जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, क्या उसका गुमाश्ता नहीं बनवाया,
उसका बिजनेस रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, उसका बिजनेस पैन नहीं बनवाया, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना तो दूर की बात है। यस, तो ऐसे एरियाज या ऐसे सेक्टर्स जो होते हैं वो क्या हुए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर या इनफॉर्मल सेक्टर हुए। यहां तक बात समझ में आई? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस, और ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या होती है कि अगर इस प्रकार के सेक्टर्स जो होते हैं तो वो जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसका ऑन रिकॉर्ड जो है वो आ नहीं पा रहा, डेटा जनरेट नहीं हो पा रहा, और डेटा प्रॉपर नहीं आएगा तो आप लोग पॉलिसी कैसे बनाओगे आने वाले समय में? आप आने वाले समय में पॉलिसी मेकर्स बनोगे, आप में से काफी सारे लोग आईएएस बनेंगे, कुछ जो है वो एसडीएम डीएम की पोजीशन पर रहेंगे, हालांकि वो एग्जीक्यूशन वाली पोजीशन होती है, बट डेटा से तो पॉलिसीज बनती है ना, लोकल पॉलिसीज, राइट? तो कैसे बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। यस, तो डेटा होना जरूरी है, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन जो है वो सामने आई है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना। अब ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आप सुनो बस चीजों को ध्यान से। ये सर्वे ने जो है हाईलाइट किया कि भाई किस प्रकार से इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइज जो है वो उसमें चेंजेस आ रहे हैं। अब क्योंकि देखो यार, हम लोग को देखने को मिल रहा है कि आज की डेट में सरकार फोकस कर रही है कि लोग इनफॉर्मल से फॉर्मल में जाएं, मतलब सिंपली अपने बिजनेस को रजिस्टर कराएं, ऑन रिकॉर्ड लेकर आए। तो अब आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो लिख लो ये वाला पॉइंट, और दूसरे दूसरे जो पीएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो आप भी लिख लो कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हम लोग को जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइज देखने को मिलता है, जिसमें बढ़ोतरी नजर आई है। वेस्ट बंगाल में गिरावट, से उत्तर प्रदेश के लिख लो, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हम लोग को बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं इनफॉर्मल सेक्टर, बस दैट्स इट, सिर्फ इतना लिखोगे आप। वेस्ट बंगाल में तो गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है, महाराष्ट्र में भी इंक्रीज हम लोग को देखने को मिला है, दिल्ली के अंदर भी जो है वो हम लोग को इंक्रीज जो है वो देखने को मिला है, ठीक है? अब इम्पैक्ट जो है वो पेंडेमिक का क्या हुआ इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर, तो काफी सारी स्टेट्स इसकी चपेट में जो है वो आई। हाउएवर उत्तर प्रदेश जो है वो उसकी चपेट में जो है वो नहीं आया, क्योंकि बहुत सारे नंबर जो थे वो अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चर एंटरप्राइज हम लोग को देखने को मिलता है। ये क्या है तो इसके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको, बट थोड़ा स्टेट वाइज एनालिसिस कर ले, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर वर्कर्स भी जो है वो राइज हो गए, इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले। वेस्ट बंगाल में गिरावट आई है वर्कर्स की, महाराष्ट्र के अंदर वर्कफोर्स की इंक्रीज, अब बढ़ेंगे तो यार बढ़ेगी, गिरावट होगी तो गिरेंगे ना वर्कर्स भी, ठीक है? टोटल वर्कर्स जो है वो इसके अंदर अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो है वो बढ़ गए हैं, राइट? अब देखो, अनइनकॉर्पोरेटेड नाम से वैसे तो समझ में आ जाना चाहिए आपको कि ऐसा जो है वो हम लोग को, और नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर कि मतलब वही मैंने आपको बताया ना, एक कोई दुकान खोल लो और वो दुकान जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो अनइनकॉर्पोरेटेड तो ही वो, बस एज सिंपल एज दैट, और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो ये चीज थी, बस बस इस सर्वे में ये बताया गया कि भाई हमें देखने को मिल रहा है कि हमारी कंट्री के अंदर जो इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो ग्रो कर रहा है। तो आपको इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में आइडिया होना चाहिए कि ये क्या है, जो मैंने भी आपको ऑलरेडी बता ही दिया। माउंट इटना, देखो इस प्रकार के क्वेश्चन हर बार एग्जामिनेशन में जो पूछे जाते हैं, याद रखना माउंट इटना जो है वो यूरोप का सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो हम लोग को देखने को मिलता है, और ये हाईएस्ट पीक है, अल्प्स अल्प्स माउंटेन्स है ना यूरोप के अंदर, उसकी हाईएस्ट पीक हम लोग को देखने को मिलती है, उसके साउथ साइड की हाईएस्ट पीक, याद रखना माउंट इटना, वेरी इंपॉर्टेंट, माउंट इटना यूरोप के अंदर मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो हम लोग को देखने को मिलता है। और माउंट इटना जो है वो ये सिसिली आइलैंड पर हम लोग को देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट, और जो इटली के सदर्न पार्ट पे हम लोग को जो है वो नजर आता है। फिर इसके अलावा स्ट्रोम्बोली, ये एक और एक्टिव वॉल्केनो है जो कि कहां पर लोकेटेड हम लोग को देखने को मिलता है, सिसिली कोस्ट के नजदीक में ही लोकेटेड है। तो ये तीनों पॉइंट जो है ये लिखने वाले हैं, इसके नोट्स आपको बनाने, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि माउंट इटना से रिलेटेड पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सिविल सर्विसेज के अंदर दोबारा से पूछा जा सकता है। ज़ूनोटिक डिजीज मतलब कि ह्यूमन और एनिमल के बीच में ट्रांसफर होने वाली डिजीज को ज़ूनोटिक डिजीज हम लोग जो है वो बोलते हैं, याद रखिएगा, ज़ूनोटिक रोग। तो आपको बता दें, ज़ूनोसिस ज़ूनोसिस जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज है जो ट्रांसमिट होती है एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच में, याद रखिएगा। फिर रेबीज और इन्फ्लुएंजा जो है वो एग्जाम्पल है, यस, ज़ूनोटिक डिजीज का। और इंडिया के अंदर बताया जा रहा है कि जो पूरे दुनिया भर में जो हम लोग को लाइव स्टॉक, ये पशुधन आबादी जो देखने को मिलती है ना पूरे दुनिया भर में, उसका 11% इंडिया में है, और पोल्ट्री पॉपुलेशन का मतलब कि पोल्ट्री आबादी का जो है वो 18% इंडिया में है पूरे दुनिया भर से। तो ये भी कुछ फैक्ट्स हैं, ये दो फैक्ट्स आप ध्यान में रखो, तीसरा आंकड़ा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, उतना कुछ खास नहीं है। अब नेक्स्ट ज़ूनोटिक डिजीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेंस का आपके लिए, 150 वर्ड में इसका आंसर लिखने की कोशिश करिए। और जो भी स्टूडेंट्स रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, लाइक का बटन प्लीज जरूर हिट करिएगा,
और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए इन दिए गए ऑफिशियल नंबर पर जो है वो आप हमें कांटेक्ट करें और प्रॉपर तैयारी जहां पर हम आपकी करवाते हैं। तो चलिए गाइस, बस आज के लिए इतना ही था। आप मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।